हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट सितंबर 2023 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 20 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को आज के पहले प्रश्न के साथ। आज के लिए जो दोस्तों पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इससे पहले के 22 प्रश्न हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न है कि संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। हमें ऑप्शन दिया गया कि 1 प्रकार, 2 प्रकार या 3 प्रकार या 4 प्रकार। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः कितने प्रकारों में, तो दोस्तों 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अगर हम बात करें कि खनिजों के मुख्यतः 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो दोस्तों पहला हो जाएगा धात्विक खनिज, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों अधात्विक खनिज, ठीक है। और जो दोस्तों धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज को भी फिर 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें हो जाएगा दोस्तों लोह धात्विक खनिज और अगला है अलोह धात्विक खनिज, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्न में से कौन कौन सा लोह धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। तो साथियों हमने बताना है कि निम्न में से कौन सा लोह धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। हमें ऑप्शन दिया गया है कि लोह अयस्क और मैग्नीज, क्रोमाइट, तांबा। तो साथियों अगर हम बात करते हैं कि लोह धात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो तांबा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लोहा अयस्क भी दोस्तों क्या है, लोह धात्विक खनिज का उदाहरण है, मैग्नीज भी और क्रोमाइट भी, ठीक है। लेकिन जो तांबा है, तांबा इसका उदाहरण नहीं है। ये किसका उदाहरण है, तो ये अलोह धात्विक खनिजों का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन सा अलोह धात्विक खनिज का उदाहरण है। ऊपर वाले प्रश्न में पूछा गया था कि लोह धात्विक खनिज का उदाहरण, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा अलोह धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। हमें ऑप्शन दिया गया है दोस्तों सोना, चांदी, तांबा, अब्रक। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब्रक क्या नहीं है, और लोह धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि अब्रक किसका उदाहरण है, तो दोस्तों अब्रक अधात्विक खनिजों का उदाहरण है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। तो दोस्तों प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा अधात्विक, दोस्तों यहां पर क्या होना था, अधात्विक होना था, कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। तो हमें ऑप्शन दिया गया है कि चूना पत्थर, जिप्सम, सोना, अब्रक। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोना इसका अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। और अगर हम बात करते हैं कि ये किसका उदाहरण है, तो दोस्तों ये अलोह धात्विक खनिज का उदाहरण है सोना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। तो साथियों अब हम कुछ टॉपिकों को समझने वाले हैं और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इन टॉपिकों से दोस्तों हर बार किसी न किसी प्रकार से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले धात्विक खनिज, कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो दोस्तों धातुएं कठोर होती है और जो ऊष्मा विद्युत को सुचालित करती है, ठीक है। और आगे साथियों की जिसमें एक चमक होती है, जो दोस्तों धातुएं होती है, धातुओं में क्या होती है, चमक होती है, और ये इसकी क्या है, विशेषता भी होती है। और धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार, तो दोस्तों लोह धात्विक खनिज और अगला है दोस्तों अलोह धात्विक खनिज। अगर हम बात करते हैं लोह धात्विक खनिज के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो दोस्तों लोह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट, ये लोह धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। और अगर हम बात करते हैं कि अलोह धात्विक खनिज के उदाहरण कौन कौन से हैं, दोस्तों सोना, चांदी, तांबा और सीसा, ये किसके, अलोह धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और जिस प्रकार से दोस्तों हमने धात्विक खनिज को समझा था, अब हम समझेंगे कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जिन पदार्थों में धातु नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं कि अधात्विक खनिज के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इनके उदाहरणों की, अधात्विक खनिजों के उदाहरण की, तो दोस्तों चूना पत्थर हो गया, अब्रक हो गया, जिप्सम हो गया। तो दोस्तों ये अधात्विक खनिजों के क्या है, उदाहरण है, ठीक है। अब हम दोस्तों जानने वाले हैं कि अधात्विक खनिज ईंधन के उदाहरण, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कोयला हो गया और पेट्रोलियम हो गया, तो ये किसके उदाहरण है, तो दोस्तों ये अधात्विक खनिज के उदाहरण है।
तो प्रश्न पूछा गया है कि पेट्रोल और कोयला और पेट्रोल किसके उदाहरण है? तो दोस्तों ये अधात्विक खनिज के उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। अगला जो दोस्तों टॉपिक है, इससे पहले हम किसको जान रहे थे? खनिज को जान रहे थे। और खनिज हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों जो हमारी भूपर्पट्टी है, भूपर्पट्टी के नीचे हमें क्या खनिज प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि उन खनिजों को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो दोस्तों किसके द्वारा? खनन के द्वारा ही तो हम प्राप्त करेंगे। अब हम खनन की विधियों को जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि खनन किसे कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह के अंदर दबे शैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। कि जो हमारे पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह के अंदर जो शैलें हैं, ठीक है, और उन शैलों में से जो दोस्तों खनिज को हम क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। और बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं कि आखनन किसे कहते हैं। तो दोस्तों सतह के निकट जो हमारी भूपर्पट्टी है, भूपर्पट्टी के निकट क्या है? जो खनिज है, और जिन खनिजों को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जा सकता है। तो दोस्तों वो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के तहत हम क्या कर सकते हैं? खनिजों को आसानी से खोद कर निकाल सकते हैं, तो उसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? आखनन कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो दोस्तों टॉपिक है वो है कुपकी खनन। कि कुपकी खनन किसे कहते हैं? तो दोस्तों अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए कूपक बनाए जाते हैं, और इसे क्या कहते हैं? कूपिक खनन कहते हैं। तो दोस्तों जब क्या है? खनिज गहराई में पाए जाते हैं, और जब गहराई में पाए जाते हैं तो दोस्तों उसे ही क्या कहा जाता है? कूपकी खनन कहा जाता है। ठीक है, जब उन्हें कूपक के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। अगला है साथियों प्रवेदन। कि प्रवेदन किसे कहते हैं? और ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, यूटेट में भी, और ये प्रश्न सीटेट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस है उनको खनन की कौन सी प्रक्रिया द्वारा या कौन सी विधि द्वारा निकाला जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं पेट्रोल और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, और इसे प्रवेदन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे टॉपिक आपको क्या है? अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों इन प्रत्येक टॉपिक में से प्रश्न पूछा गया है। हर बार लगभग 2 से 3 बार हर टॉपिक से प्रश्न पूछा गया। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, और प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप विश्व का लौह अयस्क का अग्रणी है? ठीक है, अग्रणी उत्पादक है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है यूरोप, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि जो विश्व है, विश्व में कौन सा महाद्वीप लौह अयस्क का अग्रणी है, कि सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा महाद्वीप करता है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28, कि विश्व में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन सा देश है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं चीन, रूस, अमेरिका, भारत। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है दोस्तों, तो हमारा भारत देश है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29। तो साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अब्रक का उत्पादक नहीं है? कौन से राज्य में दोस्तों अब्रक बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों कर्नाटक में क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों? अब्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि किन किन राज्यों में दोस्तों अब्रक पाया जाता है, तो दोस्तों झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। 3 तो साथियों हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए ही गए हैं, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है कि अगला कौन से राज्य में, तो दोस्तों बिहार में भी अब्रक बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, भारत में कोलार नामक सोने की खान किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि जो भारत है और भारत में कोलार किसकी सोने की खान है, ये कौन से राज्य में है?
दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भारत में कोलार नामक सोने की खान कौन से राज्य में है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। साथियों प्रश्न है कि सांबर झील भारत के किस राज्य में है? एक तो आपको यह बताना है कि सांबर झील भारत के किस राज्य में है, और अगला बताना है कि सांबर झील किसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया कि गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये विश्व में नमक उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न दोस्तों आपको यहाँ पर इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बुलर झील किस राज्य में है, किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं बुलर झील, तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर दोस्तों क्या केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और अगला पूछा जा सकता है दोस्तों कि बुलर झील किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों भारत में सबसे मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? तो दोस्तों बुलर झील है, और कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों आपको यहीं पे कि जो चिल्का झील है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं चिल्का झील, तो दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। और अगर हम बात करें कि ये सबसे ज़्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये खारे पानी के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा खारा पानी पाया जाता है, और खारे पानी के लिए चिल्का झील प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। तो साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। हमें ऑप्शन दिया गया कि प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल और सौर ऊर्जा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की कि कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है ऊर्जा का, तो दोस्तों अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस, ये भी परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का, और कोयला भी परंपरागत स्रोत है, और पेट्रोल भी परंपरागत स्रोत है। लेकिन जो दोस्तों सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत ना होकर ये क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों 3 ना होकर 4 होना था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। तो साथियों प्रश्न है कि निम्न में से काला सोना किसे कहा जाता है। कि जो हमें निम्न ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोल को कहा जाता है, या कोयला को कहा जाता है, या कपास को कहा जाता है, या सोने को कहा जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम या पेट्रोल को कहा जाता है। ठीक है, कोयले को नहीं कहा जाता साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों 3 तो हमें यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन एक नहीं है, और कौन सा नहीं है हमें उसकी ही पहचान करनी है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं सौर ऊर्जा, तो ये भी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, और पवन ऊर्जा ये भी साथियों ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, और ज्वारीय ऊर्जा भी दोस्तों ये भी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण है। लेकिन जो दोस्तों प्राकृतिक गैस है ये किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और साथियों अगर हम बात करते हैं कि जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं दोस्तों ऊर्जा के, ये कैसे होते हैं? ये नवीकरणीय होते हैं। ठीक है, ये नवीकरणीय होते हैं, इनको हम एक बार प्रयोग करने पर दोबारा से क्या है जल्दी प्रयोग में ला सकते हैं। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं, तो वो कैसे होते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, उदाहरण होते हैं। एक बार अगर हमने उनका प्रयोग कर लिया तो उनका दोबारा प्रयोग करने में दोस्तों लाखों वर्ष का समय लग जाता है, इसलिए उन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है, और इन्हें नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? हमें ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान
और महाराष्ट्र। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि नरोरा परमाणु ऊर्जा का केंद्र भारत में किस राज्य में है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न नहीं, ये टॉपिक है, और टॉपिक है साथियों कि भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो साथियों आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में कितने परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो दोस्तों कितने, 5 परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और कौन कौन से 5 परमाणु ऊर्जा केंद्र है साथियों, तो कलपक्कम, तारापुर और राणा प्रताप सागर और नरोरा और केगा। दोस्तों ये 5 क्या है, ऊर्जा के केंद्र है। और अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य में है, तो साथियों अगर हम बात करते हैं कलपक्कम, तो कलपक्कम दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है, और तारापुर दोस्तों महाराष्ट्र में है, और राणा प्रताप सागर कौन से में है दोस्तों, राजस्थान के कोटा में है। और अगर हम बात करें नरोरा, तो दोस्तों नरोरा उत्तर प्रदेश, और केगा कहाँ है साथियों, कर्नाटक में स्थित है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको या तो कलपक्कम, तारापुरा या नरोरा या केगा, इनमें से कोई सा भी दोस्तों आपको पेपर में पूछ दिया जा सकता है। तो इसलिए आपको इनको पांचों के पांचों को क्या कर लेना है, याद कर लेना है, या इनको मैप में अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी खनिज की विशेषता नहीं है। हमें बताना है कि जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी खनिजों की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों पहला दिया गया हमें कि वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जो खनिज होते हैं वो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और अगला है कि उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। तो बिल्कुल दोस्तों उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन भी होता है। और अगला है कि वे असमाप्य होते हैं। दोस्तों जो खनिज होते हैं, खनिज असमाप्य नहीं होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम उनका अधिक से अधिक दोहन करेंगे तो खनिज भी क्या हो जाना है साथियों, उन्होंने समाप्त हो जाना है। ठीक है, और अगला है दोस्तों कि उनका वितरण असमान है। तो बिल्कुल सही बात है, जो खनिज है, खनिजों का जो दोस्तों वितरण है वो क्या है, असमान है। ऐसे नहीं है कि पूरे देश में या पूरे विश्व में खनिज क्या है, समान तरीके से वितरित किए गए हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जो खनिज है, खनिज पूरे विश्व में असमान तरीके से इनका क्या है, वितरण हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगर हम बात करते हैं 36 प्रश्न के सही उत्तर की, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37। तो दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। हमें ऑप्शन दिया गया है बोलीविया, चिली, गाना और जिम्बाब्वे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, विश्व में तांबे का सबसे ज़्यादा अग्रणी या सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा देश है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सही उत्तर हो जाएगा चिली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38। और प्रश्न नंबर 38 को करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और साथ में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। ठीक है, और साथ में आपको एक काम और करना है कि जिन भी आपके साथियों का या जिन भी आपके सहपाठियों का इस बार यूटेट का पेपर है, आपको इस क्लास को उन सभी साथियों तक अपने शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के लिए अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को संरक्षित नहीं करती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का मतलब है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है कि जो आपके रसोई घर में जो आप क्या एलपीजी का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो संरक्षित नहीं कर रही है, जो गैस को बचाने का काम नहीं कर रही है। हमें ऐसी प्रक्रिया का क्या करना है, पहचान करनी है। तो हमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि पकाने से पहले दाल को कुछ समय पहले भिगो देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम क्या है, जब हम दाल पका रहे हैं तो दाल पकाने से पहले ही अगर हम उसको क्या है कुछ समय पहले ही क्या कर रहे हैं, भिगो रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों दाल क्या है, जल्दी से पक जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और अगला है कि प्रेशर कुकर में खाना पकाना चाहिए। अगर आप प्रेशर कुकर में खाना पकाते हो तो वो क्या है, जल्दी से पक जाएगा, और आप क्या है, जो आपकी गैस है
है उसको क्या है संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और अगला है साथियों कि पकाने के लिए गैस जलाने से पहले या पूर्व, यहाँ या तो पहले होना चाहिए था या पूर्व होना चाहिए था, ठीक है। पूर्व सब्जी को काट लेना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है कि जब हम क्या है सब्जी बना रहे हैं या गैस जला रहे हैं तो उससे पहले ही हमें क्या है सब्जी को काट लेना चाहिए। इससे भी क्या आप गैस को बचा सकते हैं, गैस की बचत कर सकते हैं। लेकिन जो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है कि खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना, तो दोस्तों अगर आप खुली कढ़ाई में और कम ज्वाला पर क्या पकाते हो, भोजन को पकाते हो, तो ऐसे में जो आपकी गैस है गैस ज़्यादा खर्च होगी, ठीक है। और जब ज़्यादा खर्च होगी तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है या कौन सी ऐसी नीचे ऑप्शन दिया गया है कि जिससे आप क्या एलपीजी को संरक्षित नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये थी आज की क्लास। आपको कॉमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और साथ में वीडियो को लाइक और दोस्तों अपने उन सभी साथियों तक इस क्लास को शेयर करना जरूर करना है कि जिनका भी इस बार यूटेट का पेपर है, ठीक है। और साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।